जय हिंद। आज जो फिजिक्स का चैप्टर शुरू किए थे क्लास 10th के लिए मिशन 450+ के तहत, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, पारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक क्या होता है, ये सब जो कुछ इंट्रोडक्शन था प्रकाश चैप्टर का, वो पहले वाले क्लास में हम उसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, उस परावर्तन को हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, जनरली हम समझेंगे कि ये परावर्तन होता क्या है। परावर्तन होता क्या है, एक उदाहरण, अगर कोई खिलाड़ी देखे होंगे कि क्रिकेट खेलता है, तो एक यहाँ बैट्समैन होता है और यहाँ बॉलर होता है। तो देखते होंगे कि बॉलर गेंद को जब ज़मीन पे मारता है, पटकता है, गेंदबाजी करता है, तो देखते होंगे कि गेंद जो है एक अपने ही माध्यम में लौट आती है, यानी टकरा कर क्या होती है, लौट आती है। दूसरा उदाहरण देखते होंगे, मान के चलिए सामने दीवार है, हम यहाँ से एक गेंद फेंकते हैं, तो गेंद क्या होता है, फिर हमारे हाथों की तरफ आ जाता है, यानी लौट के क्या आ जाती है, वापस। तो परावर्तन का अर्थ ही होता है वापस लौट जाना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, टकरा कर वापस लौट आना। अब नाम से स्पष्ट होता होगा कि जब परावर्तन का अर्थ ही होता है लौट जाना, परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौट जाना। अब समझिए, जब परावर्तन का अर्थ लौट जाना, तो प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ हुआ कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बुक में डिफिनेशन दिया है कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराने के बाद अपने माध्यम में लौट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम भी तो यही समझाए ना कि प्रकाश का परावर्तन होता है कि किसी सतह से टकराया और टकरा के फिर उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जनरली आखिर परावर्तन किसी न किसी वस्तु पे करेंगे ना कोई सतह होना चाहिए ना। मान के चलिए एक कोई चिकना सतह ले लेते हैं, चिकना सतह लेंगे, कहेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, ये आपका क्या है, कोई सतह है, बुक है मान के चलिए, उस पे आप प्रकाश डालेंगे, क्या इस पे प्रकाश का परावर्तन होगा, नहीं होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए कोई चिकना सतह होना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन में जो समतल दर्पण होता है, ये जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये दर्पण जो प्रकाश के परावर्तन का सबसे सटीक उदाहरण, अच्छा उदाहरण होता है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि एक कांच ले लीजिए, एक आप क्या ले लीजिए, कांच ले लीजिए, और कांच, वो कांच पारदर्शक कांच, कांच कैसा होना चाहिए, पारदर्शक। और कल वाले वीडियो में हम बताए थे कि पारदर्शक होता है कि जिससे होकर आर पार हो जाए। तो क्या पारदर्शक जो कांच है उसमें प्रकाश का परावर्तन होगा, नहीं, क्योंकि वह जब वहाँ से हम प्रकाश डालेंगे तो पारदर्शक का अर्थ हुआ कि कांच से तो वो उस पार चला जाएगा, माध्यम उसका चेंज हो गया, परावर्तन तो नहीं हुआ। हमको यहाँ जानना है परावर्तन। तो परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए कि कोई एक सतह होना चाहिए, परावर्तक सतह, और वो सतह चिकना होना चाहिए और पॉलिश किया हुआ कैसा होना चाहिए, चिकना। तो चिकने सतह के लिए पॉलिश किस चीज़ से करते हैं, ये जो आप दर्पण देख रहे हैं, दर्पण को आप इसको खोलिएगा तो पाइएगा कि एक तरफ तो आपको कांच दिख रहा है, लेकिन इसके बैक साइड में जाइएगा तो किसी चीज़ का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। जब लेप नहीं चढ़ाइएगा तो वो एक कांच है, और कांच से प्रकाश क्या होगा, इस पार से प्रकाश डालिएगा इधर से निकल जाएगा। लेकिन जब इस पर आप लेप चढ़ा देते हैं, और वो लेप जो चढ़ाया जाता है चांदी की परत चढ़ाई जाती है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। जब आप लेप चढ़ा दीजिएगा तो इधर से जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश उस पार नहीं जाता है, और उसका क्या होता है, परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एक समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण है, यानी समतल दर्पण पे प्रकाश पड़ती है तो अपने माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण समतल दर्पण। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो हमको नियम पढ़ना है, तो नियम से हम सारा कंडीशन को समझ लेंगे कि कौन क्या होता है। पहले नियम जानिए। देखिए, नियम क्या होता है कि एक यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये सिंपल सी कांच है,
ये क्या है? कांच है। तो क्या परावर्तन होगा? नहीं। कांच को पहले क्या कीजिएगा? रंगिएगा पीछे से, उसको कहा जाता है रजतीत। रजतीत मतलब कलर कर देना। अगर यहाँ आप कलर कर दीजिए तो ये क्या हो गया? एक दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण। और दर्पण का हम नाम दे दिए, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश बिंदु स्रोत से, मान के चलिए यहाँ कोई स्रोत है, स्रोत से अगर हम प्रकाश को यहाँ गुजारते हैं, स्रोत से प्रकाश को क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो देखिए इसमें 3-4 कंडीशन, 3-4 नाम आपको टर्म याद करना होगा कि ये परावर्तक सतह है, यानी ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में ये जो आती है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। यानी किस पे पड़ रही है? किसी न किसी दर्पण पे पड़ रही है, और दर्पण के किसी न किसी बिंदु पे पड़ रही है। आखिर इस दर्पण पे तो करोड़ों अनंतों बिंदु होगा, लेकिन कोई ना कोई खास बिंदु पे पड़ रहा है ना पहली बार। तो जिस बिंदु पे पड़ती है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और जो किरण आती है ना, उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो पूछेगा कि आपतित किरण का परिभाषा बताइए, तो कहिएगा कि किसी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ती है, यानी सतह से क्या हो रही है? टकराती है, तो जो आने वाली किरण होता है उसको ही क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे पहली बार टकराती है, पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और बताइए, ये जब प्रकाश की किरण आता है तो ये क्या होता है? हम बताए हैं कि प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो इसका जो परावर्तन होता है इस दिशा में हो जाता है, इस दिशा में हो जाता है। अब बताइए, आ रही थी तो क्या बोले? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित, और लौट जाना, यानी लौट जाने को ही क्या बोले हैं? परावर्तन। अब परावर्तन है तो वो इसको किरण का नाम देना है, तो क्या नाम दीजिएगा? ये आपतित है तो ये परावर्तित हो जाएगी, तो इसका क्या हम नाम देंगे? परावर्तित किरण। देखिए दो चीज़ आया समझ में। डिफिनेशन अपने आप से खुद आपको बनाना है। आने वाली यानी सतह से जब पहली बार टकराती है, जो आती है किरण, उसको बोले आपतित किरण। जिस बिंदु पे पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से जब टकरा के वापस लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक लंब डालना है। लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का एंगल। मनुष्य जमीन पे खड़ा होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पे जो आप एंगल बनाइएगा तो ये लंब है। ये क्या है? लंब है। और लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसको हम क्या बोल दिए? अभिलंब। देखिए नियम यहीं से निकल के आएगा। पहला क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या डाल दिए? अभिलंब। तो यहाँ से देखिए पहला नियम क्या निकल के आता है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। पहला नियम ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है ना, तो बोलेंगे आपतित किरण। ये परावर्तित किरण है ना, तो कहिएगा परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु है ना, तो कहिएगा ये आपतन बिंदु है। ये अभिलंब है, तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बताइए तो क्या तीनों का जो मिलन बिंदु है वो दूसरा है, अलग अलग है? नहीं, एक ही बिंदु पर। तो पहला नियम ही यहाँ से क्या आता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या होता है कि देखिए ये जिस एंगल से आ रही है ना, उसी एंगल से वापस लौट जा रही है। तो यहाँ 2 कोण बन रहा है। एक कोण आपको यहाँ दिखता होगा और एक कोण यहाँ दिखता होगा। तो जो आने वाली किरण होता है, तो देखिए आपतित किरण अगर जो आती है उसको हम आपतित बोलती है, तो यहाँ जो ये किरण होगा, ये जो कोण बनेगा, उस कोण का क्या नाम देंगे? आपतन कोण। यानी इसको हम आई से सूचित करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जैसे ये
इसको हम R से सूचित करते हैं, और इसको परावर्तित किरण बोले तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। दूसरा नियम ये कहता है कि जिस एंगल से ये आता है उसी एंगल से क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। कहने का अर्थ है अगर ये 30 डिग्री ये वाला मान है तो ये मान भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है? बराबर है। तो दूसरा नियम यहाँ से क्या निकल के आएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये आपतन कोण क्या होता है? तो देखिए आपतन कोण जो है किसके किसके बीच का कोण है? तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब डाला गया है इसके बीच का कोण है ना। तो बोलेंगे आपतन कोण का डिफिनेशन लिखना रहेगा, क्या कहिएगा? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है उसको, और दोनों के बीच के जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और इसको क्या बोलेंगे कि जो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये सब जो था प्रकाश के परावर्तन का नियम था। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये जितना रहेगा वे भी इतना ही रहेगा। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हो गया? 2 नियम हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम प्रतिबिंब के, अभी तो आप देख लिए कि समतल दर्पण में जब तिरछा कोई किरण आती है तो उसका परावर्तन क्या होगा? जब समतल दर्पण पर लंबवत यानी सीधे प्रकाश आएगा। सीधे कहने का अर्थ है कि ये समतल दर्पण था, हम यहाँ से प्रकाश डाले तो इसका परावर्तन इस दिशा में हुआ। लेकिन क्या होगा जब हम लंबवत ऊपर से प्रकाश डालेंगे तो उसका परावर्तन कहाँ होगा? तो समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश डालते हैं तो मान के चलिए ये समतल दर्पण है, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? लंबवत पड़ रही है। तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या होता है कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ता है तो उसी रास्ते पे, उसी पथ पे क्या होता है? परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। यानी इधर से आया ना तो इसी पथ पे इसका क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन जो है इसी पथ पे हो जाता है। यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण तो हो गया। अब बताइए कि आपतन कोण कितना होगा? परावर्तन। तो आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं। किससे? कोण I से। परावर्तन कोण को कोण R से सूचित करते हैं। अब देखिए दोनों उदाहरण समझिए। ये जो है मान के चलिए ये किरण है, कोई रेखा है, एक ये रेखा है, हम बोले कि 90 डिग्री है। जैसे जैसे रेखा अगर ये वाला जो है अगर हम इसको नीचे की तरफ झुकाएंगे तो एंगल कमेगा ना। जैसे कहने का अर्थ है कि हम खड़ा है 90 डिग्री, हम ऐसे झुक गए, 90 डिग्री से थोड़ा कम हो गया, और झुक गए और कम हो गया। यानी धीरे धीरे ये 90 डिग्री है तो जैसे जैसे झुकाते हैं कोण का मान क्या होता है? कम होता जाता है। एक ऐसा समय आएगा कि दोनों के बीच का एंगल 1 डिग्री रहता होगा। क्या होगा जब देखिए ये था 90 डिग्री, 90 से कमेगा और कमेगा और कमेगा, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा तो कोई एंगल बनेगा? कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। और जो कुछ नहीं बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य, यानी 0 डिग्री। अब बताइए कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही रेखा पे है तो अभिलंब भी, इसका लंब भी तो इसी रेखा पे है ना। तो लंब और आपतित किरण चाहे परावर्तित किरण सब एक दूसरे के समांतर है, यानी एक दूसरे के रेखा पर संरेखीय है। तो वहाँ कुछ कोण बन रहा होगा? नहीं बनता है। यानी कुछ नहीं बनता है तो वहाँ एंगल का मान क्या होता है? 0 डिग्री। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण में आपतन कोण की एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। परावर्तन कोण क्या होता है? 0 डिग्री। अब देखिए अगला टॉपिक हम समझते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें अपना तस्वीर देखते हैं, आप भी देखते हैं।
तो उसका कुछ ना कुछ मेरा थोपड़ा ये आप दिख रहा है, तो ये थोपड़ा इसके अंदर दर्पण के अंदर दिख रहा है ना, तो जो दिख रहा है वही क्या होता है, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, डिफिनेशन दिया है किताब में बहुत अच्छा से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ये आप भी याद कर लेते हैं, आप मतलब ही नहीं समझते हैं कि ये क्या होता है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ जानना है, इसका चर्चा आगे जब हम दर्पण पढ़ाएंगे वहाँ होगा। थोड़ा सा आपको जानना है कि किसी देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए ना, जैसे एक किरण है ना, तो एक रेखा है, तो ये रेखा का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो एक से अधिक रेखा जिस बिंदु पे या तो कटेगा या कटती हुई प्रतीत होता है, तब प्रतिबिंब बनता है। मान के चलिए अभी आप नहीं जानिए कि ये क्या है, सिर्फ जानिए कि ये दर्पण है। ये क्या है, दर्पण है। ये दर्पण में क्या होता है, मान के चलिए कि यहाँ से एक रेखा आई, उसका परावर्तन यहाँ हो गया, और यहाँ से एक रेखा आ गया, उसका परावर्तन यहाँ हो गया। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक रेखा आया, दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन यहाँ हो गया, एक रेखा इसी वस्तु का यहाँ आ गया और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ आ गया। अब देखिए कि परावर्तन के बाद जब दोनों रेखा परावर्तन हुआ तो कौन जगह पे कट रहा है। मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ था, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ था, तो इस वस्तु द्वारा जो एक प्रतिबिंब यहाँ गया उसका परावर्तन यहाँ हुआ, इसी वस्तु का एक दूसरा रेखा यहाँ पर दर्पण पे आया और उसका परावर्तन इस दिशा में हुआ। बताइए कि जब दोनों का परावर्तन हुआ तो दोनों किस बिंदु पे कट रहा है, दोनों कहाँ कट रहा है। जाहिर सी बात है कि दोनों पॉइंट कहाँ का होता है कि किसी बिंदु स्रोत से पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको ही हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आ गया होगा समझ में। प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। इसका आगे बहुत यूज होगा। वास्तविक का अर्थ हो गया वास्तव में, रियल में, और काल्पनिक का अर्थ हो जाता है आभासी यानी कल्पना। कल्पना बोले तो सपना, कल्पना बोले तो सपना। हमेशा हमारे द्वारा जो ट्रिक दिया रहेगा इसमें ध्यान देना होगा कि जो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। वास्तविक का अर्थ हो गया, तो प्रतिबिंब में हम बोले थे परिभाषा में कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जहां रियलिटी में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जहां वास्तव में नहीं होता है, हमको आभास होता है, कल्पना करते हैं कि ये मिलता होगा, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक और वास्तविक में क्या अंतर है। जो चीज़ वास्तव होगा उसी को ना हम लोग सिनेमा घर के पर्दा पर देख सकते हैं। मन में आपके सपना में कोई चीज़ आया, क्या उसको आप दर्पण पर्दा पर देख सकते हैं, नहीं। यानी जो चीज़ वास्तव में होता है उसी चीज़ को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव में है, क्या इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो हाँ, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दा पर उतारा जाता है। लेकिन अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को जब एक को पर्दा पे नहीं उतारा जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं उतारा जाएगा। समझिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, वास्तविक और काल्पनिक। यानी जो वास्तव में मिलता है दर्पण से टकराने के बाद उसको बोल दिए वास्तविक, और जहां वास्तव में नहीं मिलता है, आभास होता है, कल्पना होता है, उसको बोल दिए काल्पनिक। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे नहीं देख सकते हैं। अब बात आ गया सीधा और उल्टा, कहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ उल्टा। अब सपोज कीजिए, हम हमेशा क्लास में बच्चों को ये ट्रिक देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कल्पना मतलब सपना। क्या सपना कभी भी उल्टा होता है?
सपना कभी भी उल्टा आप देखते हैं, हर किसी का सपना होता है कि वो बड़ा बड़ा उद्योगपति, बड़े आदमी बने, यानी एकदम उसकी सपना जो होती है सीधी होती है। सबका सपना होती है हम अंबानी बने, अडानी बने, सचिन तेंदुलकर बने, धोनी बने, माने हर किसी का सपना होता है। कोई सपना में ये नहीं देखा है कि काश हम चोर होते, लफंगा होते, किसी का ये सपना नहीं होता है। यानी सपना हमेशा सीधी होती है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी कल्पना हमेशा क्या होता है, सपना, और सपना कैसी होती है, सीधी होती है। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन अब बताइए, लेकिन रियल में वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाता है, जब सपना से आप टूटिएगा तो आप देख रहे थे सपना कि हम सचिन हो जाते, लेकिन जैसे ही आपका सपना टूटता है तो आप कहाँ, जो रियलिटी में आ जाते हैं, बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो दो ही चीज ध्यान में रखना था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा 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 क्या होगा, सीधा होगा। और सीधा क्यों होगा, कि कल्पना हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, कल्पना कभी भी उल्टी नहीं होती है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है, हमको समझना है समतल दर्पण की विशेषता। ये जो समतल दर्पण है इसकी क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ अगर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या बताइए, इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के बाहर दिख रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है। आप अपना चेहरा देखते होंगे तो दर्पण के पीछे दिख रहा होगा। दर्पण के कहाँ दिखता है, पीछे। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला विशेषता है समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ होता है, पीछे होता है। दर्पण के कहाँ होता है, पीछे बनता है। तो पहला विशेषता क्या हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। अब बताइए, जो चीज़ दर्पण के पीछे बन जाए वो काल्पनिक होता है। जो चीज दर्पण के पीछे बन जाए, अब बताइए, आप अपना इसमें चेहरा देखते हैं तो रियल में आपका चेहरा बाहर निकलता है, वास्तव में निकलता है नहीं। आप कल्पना कर रहे हैं कि मेरा चेहरा इस दर्पण के अंदर है, तो कल्पना है। यानी स्पष्ट सी बात है कि जो चीज दर्पण के पीछे बन जाए वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि पहला पॉइंट है कि ये पीछे बनता है। अब बताइए, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो बिल्कुल अभी हम बताए थे कि जो चीज़ काल्पनिक होता है हमेशा सीधा होता है। यानी जब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। एक चीज़ बताइए, यहाँ ये दर्पण है, जितना आगे वस्तु रखते हैं आपको फील होता है कि प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते हैं तो आप ध्यान दीजिए समतल दर्पण में, अपना आईना में, कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे। आप आगे आइएगा, प्रतिबिंब भी आगे आएगा, आप पीछे जाइएगा, प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर क्या होता है, वस्तु रखा हुआ होता है। यानी पहला पॉइंट था पीछे बन रहा है, दूसरा है कि काल्पनिक, और काल्पनिक होता है तो सीधा, और कितना दूरी पे बनता है, यानी जितना दूरी पे वस्तु रखा होता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है, उतना ही दूरी पे। और अभी हम बोल दिए कि ये सीधा बनता है। तो आप कंफ्यूज करते होंगे कि देखिए, हम तो यहाँ देखते हैं दाहिना हाथ से लिखते हैं, आपको फील होता है बायां हाथ से लिख रहे हैं, तो आप सर क्यों बता रहे हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा। देखिए, सीधा और उल्टा का ये मतलब नहीं है कि आप दाहिना और बायां। सीधा और उल्टा का अर्थ अगर ये है कि आप दर्पण के सामने खड़ा हैं तो आपका सर नीचे हो जाना चाहिए था, अब पैर कहाँ हो जाना चाहिए था, ऊपर। हम इसको सीधा उल्टा कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपको बायां हाथ उठता है। इसको हम पार्श्विक विस्थापन यानी पार्श्व उत्क्रम की घटना कहते हैं। और ये पार्श्व उत्क्रम की घटना क्या होता है,
पार्श्व उत्क्रम की घटना का अर्थ होता है कि जो दर्पण में यानी समतल दर्पण की विशेषता ये है कि आप जो है दाहिना हाथ से लिखिएगा तो दर्पण में लगेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं, दाहिना हाथ से खाइएगा लगेगा बायां हाथ से खा रहे हैं। इस घटना को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी पार्श्व उल्टा की घटना हमको प्रतीत होता है, रियल में होता नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा इसमें बनता है, सीधा। लेकिन ये उल्टा क्या होता है, ये पार्श्व उत्क्रम की घटना होती है। और चौथा पांचवा पॉइंट है कि अगर आप इसमें इतना स्पीड से मारिए, प्रतिबिंब इसका दुगना से आपको प्रतीत करेगा। यानी आप फैट चला के देखिए, अपना मुक्का चलाइए दर्पण में, जिस स्पीड से आप मुक्का चलाइएगा ना, आपको फील होगा कि सामने वाला जो है आपसे दुगना स्पीड से आपको धक्का देता है। यानी समतल दर्पण की अगली विशेषता ये है कि आप भी वेग से अगर दर्पण में आएंगे, यानी कोई बच्चा दर्पण में भी वेग से यानी 10 के स्पीड से दौड़ता है तो प्रतिबिंब उधर से जो है 20 के स्पीड से आपको प्रतीत होता है। यानी ये भी दर्पण की विशेषता है। अगला विशेषता है कि दर्पण को अगर आप 10 डिग्री पे झुकाइएगा ना तो अंदर का जो प्रतिबिंब होता है वो 20 डिग्री पे झुक जाता है। यानी हर चीज़ क्या देख रहे हैं, यहाँ दुगना हो जाता है। यानी आप थीटा कोण से अगर दर्पण को घुमाइएगा तो प्रतिबिंब कितना एंगल से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से। और उसके बाद जो है लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ये दर्पण है, आप यहाँ अपना चेहरा देख रहे हैं, तो चेहरा देख रहे हैं तो आपका शरीर का पूरा भाग आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको समतल दर्पण में अगर अपना चेहरा देखना है तो अपना चेहरा देखने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण कितना हाइट का होना चाहिए। मान के चलिए हम 6 फीट का हैं, मान के चलिए सपोज दैट, अगर हमको सर से लेके पैर तक का अगर प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमारे हाइट का आधे हाइट का दर्पण होना चाहिए। अगर हम 6 फीट का हैं तो 3 फीट का अगर दर्पण रहेगा तब आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ये समतल दर्पण की विशेषता है। आप भी वेग से आइएगा, 2 वेग से, यानी 10 के स्पीड से आप मुक्का चलाइएगा, दर्पण आपको 20 के स्पीड से चलाएगा। थीटा में भी क्या हो जाता है, जिस कोण से झुकाइएगा 2 थीटा कोण से झुक जाता है। और लास्ट हम अगले वीडियो में इसकी जिक्र करेंगे कि प्रतिबिंब में कितना यानी समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब निकालना होता है तो कौन सा फार्मूला से निकालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की जो भी विशेषता हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।